हेलो चैम, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम हमारी क्लास 9th की हिस्ट्री की सीरीज को, जिसके अंदर हम करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये पूरा ही चैप्टर मजेदार है। आप जब एक बार इसको पूरा देख लोगे ना तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये बेस बनाता है हमारी क्लास 10th हिस्ट्री की, जहां पे हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां पे यूरोप और जियोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो आएगी। बट यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज दिस स्टार्टेड द यूरोपियन रेवोल्यूशन। यूरोप में जो रेवोल्यूशन आई थी उसकी स्टार्टिंग, उसकी चिंगारी कहाँ से भड़की थी? वो भड़की थी द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बता दूं करने क्या वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ में आपको एंड में समरी पॉइंट्स या नोट्स के साथ पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। एंड एंड ऑफ द चैप्टर के जो क्वेश्चन है सारे वो भी हम, ठीक है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना इस वीडियो को। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपका वन शॉट वीडियो रहेगा जिसके अंदर हम सब चीजें इसी वीडियो में कर लेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट आई एश्योर यू गाइस कि आप यहाँ पे अगर पूरा वीडियो देखते हो काफी सारी चीजें सीख के जाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपको ये समझ आना चाहिए कि ये स्टोरी कहाँ की है। ये है स्टोरी फ्रांस की, ये है स्टोरी फ्रांस की। ठीक है, अब चैप्टर की शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, हुआ क्या कि 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को द सिटी ऑफ पेरिस, द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। ये पेरिस कहाँ है? ये तो आपको सबको पता है, पेरिस है हमारा फ्रांस कंट्री में। तो पेरिस में कुछ ऐसा हुआ कि कह सकते हो कि वहां पे स्टेट ऑफ अलार्म था, इमरजेंसी की स्टेट थी। ठीक है, जो किंग थे, वहां के जो राजा थे, उन्होंने कमांड किया था अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को बोला कि सिटी के अंदर घुस जाओ। ठीक है, मूव इनटू द सिटी, सिटी के अंदर घुस जाओ। और अफवाहें फैली, रूमर्स फैले दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजंस। एंड लोगों में ये अफवाह फैल गई कि राजा ने अपनी सेना को भेजा है सबको मारने के लिए। ठीक है, ये अफवाह फैली। इसी न्यूज को सुन के कुछ करीबन 7,000 मेंस एंड वुमेन्स, ठीक है, उन्होंने वो इकट्ठा हो गए। कहां पे? इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। टाउन हॉल के फ्रंट में वो लोग इकट्ठा हो गए एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया। ये क्या है? वर्ड क्या है? पीपल्स मिलिटिया। पीपल्स मिलिटिया का मतलब है कि अपनी खुद की लोगों की आर्मी, खुद की लोगों की आर्मी। उन्होंने सोचा कि चलो मिलके अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं और इन ट्रूप से लड़ते हैं। They broke into a number of government buildings in search of arms। और हथियारों की खोज में उन्होंने क्या करा, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, पैलेसेस थे, उनके ऊपर उन्होंने रेड मारना चालू करा। ठीक है, और फाइनली कुछ हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने मार्च करा टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। यानी सिटी के ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने मार्च करा और क्या पाया उन्होंने? एक फोर्ट्रेस प्रिजन, जहां पे एक कह सकते हो कि जेल थी जिसका नाम था बेस्टिले। क्या नाम था उसका? उसका नाम था बेस्टिले। उन्होंने वहां पे अटैक कर दिया बिकॉज उनको लगा कि वहां पे आर्म्स मिलेंगे, वहां पे उनको एमिनिशंस मिलेंगे, बंदूकें मिलेंगी, गोला बारूद मिलेगा। तो उन्होंने उस फोर्ट्रेस प्रिजन के ऊपर अटैक कर दिया वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन। ठीक है, होर्डेड एम्यूनेशन मिलने की उनको संभावना थी। इन द आर्म्ड फाइट, वहां पर उन्होंने उनके सिपाहियों से फाइट करी उन लोगों ने। दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टिले वाज किल्ड। और उस प्रिजन का जो कमांडर था, उस जेल का जो कमांडर था, उसको उन्होंने मार दिया। ठीक है, एंड द प्रिजनर्स रिलीज। और वहां पे जितने भी कैदी थे, लोगों ने उनको आजाद कर दिया। ठीक है, दो देवर ओनली 7 ऑफ देम, दो देवर ओनली 7 ऑफ देम। ठीक है, बहुत ज्यादा कैदी नहीं थे, 7 कैदी थे। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king। बट तब भी वहां के लोग क्या करते थे? उस फोर्ट्रेस की एक घृणा रखते थे, घृणा वाली भावना रखते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये जो किंग की डिस्पोटिक पावर है, ठीक है, एक कह सकते हो कि अनलिमिटेड पावर जो किंग यहाँ पे होल्ड कर रहा है, उसकी एक निशानी है। क्योंकि उस प्रिजन में वो लोगों को कैद करता था जबरदस्ती। ठीक है, the fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। And लोगों ने क्या किया? उस बेस्टिले प्रिजन की जितनी भी चीजें थी उनको उठा के बेचना चालू करा। ठीक है, मार्केट्स में सेल कर दिया। और वहां की ईंटें, कह सकते हो कि वहां की ईंटें अपने घरों में
ठीक है, पूरी लूट तो करी हुई थी, घरों में ईंटें रख ली एज अ सोविनर, ठीक है, एज अ सोविनर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, की हम लोगों ने मिलके इस फोर्ट्रेस को डिस्ट्रक्ट किया, ठीक है, इस फोर्ट्रेस को डिस्ट्रक्ट किया। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, एंड इसके बाद जो है दंगे और भड़के, लोग और भड़के, कहाँ कहाँ राइट्स हुए, ठीक है, एंड उसके बाद जो गांव वाली जगह थी, कंट्री साइड जिसको कहते हैं, वहां पे भी लोगों ने, ठीक है, और इस तरीके से अटैक किए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, ठीक है। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, और सबसे बड़ा रीजन क्या था ये करने का, एक तो ट्रूप्स को ऑर्डर दिया गया था, दूसरा रीजन था कि जो प्राइस थे ब्रेड के, ब्रेड एक कॉमन कह सकते हो कि फूड था पेरिस में, ब्रेड खाना एक कॉमन फूड था, लाइक हम लोग रोटी खाते हैं, वहां पे ब्रेड था, ठीक है। तो ब्रेड के प्राइस क्या थे, बहुत ज्यादा हाई थे, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, और आज के टाइम कह सकते हो कि काफी टाइम बाद जब हिस्टोरियंस ने इसके बारे में पढ़ा, लुक बैक करा टाइम में, तो उन्होंने पाया दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स, बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स, जिसने अल्टीमेटली क्या किया, एग्जीक्यूशन किया किंग इन फ्रांस, यानी किंग की हत्या जब हुई थी, उसका अल्टीमेट कारण ये सारी रीजन थे, जो कमांडर ने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ये सभी चीजें जो किंग की, राजा की तानाशाही थी, उसके खिलाफ ही उसका एंड में जाके एग्जीक्यूशन, मर्डर कर दिया गया पब्लिकली, ठीक है, फ्रांस के राजा का। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट, उस टाइम पे लोगों को इतना ज्यादा अनुभव नहीं था, एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ऐसा जाके फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। दिस आउटकम, हाउ डिड एंड व्हाई दिस डिड हैपन, क्यों हुआ और कैसे हुआ, यही इस पूरे चैप्टर में हम समझेंगे, क्या क्या आउटकम्स निकल के आए इस रेवोल्यूशन के, इस क्रांति के, वो ही सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। ये देखो, ये जो पिक्चर है ना, ये बेस्टिले प्रिजन है, ये बेस्टिले प्रिजन है। लोगों ने देखो यहाँ पे किस तरीके से लोग दंगा, मतलब वो कर रहे हैं, उस पर अटैक करना चाह रहे हैं, धुआं धुआं कर दिया हर जगह, ठीक है, धुआं धुआं कर दिया, और इस बेस्टिले प्रिजन को उन्होंने तोड़ दिया, एंड इसकी ईंट तक वो ले गए अपने घरों में सजाने के लिए, ताकि वो दिखा पाए कि हम लोगों ने मिलके एक तानाशाह राजा की प्रिजन को, जेल को तोड़ा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक का, ठीक है। वो फर्स्ट टॉपिक है कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी लेट 18th सेंचुरी, अराउंड 1700 के बाद से 1700 1750 के टाइम पीरियड के बाद से फ्रेंच सोसाइटी थी कैसी, क्यों ऐसी नौबत आई जब राजा को मार दिया गया, वो सभी चीजें समझने से पहले बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, एंड फ्रेंच सोसाइटी को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हुआ था मैं बताता हूँ। 1774 में, 1789 में जब वेस्टिले प्रिजन तोड़ा गया 14 जुलाई, तो 1774 और 1789 के बीच ऐसा क्या हुआ जो लोग इतना ज्यादा भड़क गए, ठीक है। हुआ क्या कि 1774 में लुई द 16, क्या नाम है, लुई द 16, वो बर्बन फैमिली के किंग थे, और उन्होंने थ्रोन बैठे, असेंड किया द थ्रोन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राजा बने, ठीक है। उस टाइम पे मात्र वो 20 इयर्स के थे, और उनकी शादी भी हो गई थी बचपन में, 20 इयर्स में, टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटियोने, मैरी एंटियोने से उनकी क्या हुई, शादी हो गई। तो कौन राजा बने, लुई द 16 कब बने, 1774 में, एट द एज ऑफ 20 इयर्स, एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, एंड ही मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, यानी ऑस्ट्रियन कंट्री की जो प्रिंसेस थी उसके साथ उनकी मैरिज हुई, जिसका नाम था मैरी एंटियोने, ठीक है। ओके, अपॉन हिज सक्सेशन, जब वो राजा बने, उन्होंने क्या देखा, अपॉन हिज सक्सेशन, उन्होंने क्या देखा, द न्यू किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना तो खाली है, खजाने में तो पैसा ही नहीं है। आगे एक नया राजा है, ठीक है, नया राजा बना है, और उसको एकदम से पता चले कि यार अब तो मैं आराम से राज करूंगा, बट है ही नहीं, पैसा ही नहीं है वहां पे, तो आपको कैसा लगेगा। तो वही उसके साथ उसको कुछ ऐसा लगा, उस जो राजा बना था अभी अभी, हुआ क्या कि ये एम्प्टी ट्रेजडी के रीजन से, ठीक है, एम्प्टी ट्रेजडी के काफी सारे रीजन से, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, पहला रीजन था लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट किया था इन इन देयर रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटेन, यानी कह सकते हो कि फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई थी। तो हुआ क्या कि जब ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना रखा था, ठीक है, एंड क्या हुआ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ,
फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन में जब लोगों ने, वहां के लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई करी तो उसमें उनको सपोर्ट किया फ्रांस ने, उसमें उनको सपोर्ट किया फ्रांस ने। तो फ्रांस के काफी ज्यादा पैसे और ट्रूप्स जो हैं अमेरिका चले गए, काफी ज्यादा पैसे और ट्रूप्स जो हैं वो अमेरिका चले गए। ठीक है, पहला रीजन ये था एम्प्टी ट्रेजरी का। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो इसी में सब में खत्म हो गए। Added to this was the cost of maintaining the, ठीक है, extravagant court at the immense palace of Versailles। दूसरा रीजन क्या था खजाना खाली होने का, उनका एक कोर्ट था वर्सैली में, बहुत बड़ा महल था और उसके अंदर बहुत ज्यादा वो लोग खर्चा करते थे। एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट था, वर्सैली का पैलेस जो था वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते थे। इसी वजह से कह सकते हो कि ट्रेजरी का काफी सारा पैसा यहाँ गया। यानी हमने अभी तक दो रीजन समझे। पहला रीजन क्या था, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटेन इन अमेरिका। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ड्रेन हो गई फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर। सेकेंड था कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द वर्सैली। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, लुइस ने देखा, अंडर लुइस द 16 फ्रांस हेल्ड 13 कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। वही 13 कॉलोनीज कौन थी, अमेरिका। अमेरिकन के अंदर 13 कॉलोनीज थी एंड जिन्होंने मिलके ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी थी, रेवोल्यूशन छेड़ा था और उसमें उनको सपोर्ट किया था फ्रांस ने। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 billion लेवरीज। तो लेवरी एक करेंसी की यूनिट है, लाइक हम रुपीस यूज करते हैं, अमेरिका डॉलर यूज करता है, फ्रांस में लेवरी चलता था। तो इसी वॉर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 1 बिलियन, ठीक है, 1 अरब लेवरी का लोन लिया था, डेट लिया था, और जो जाके बाद में 2 बिलियन लेवरी हो गया था। ठीक है, तो जो लेनदार थे, जिन्होंने कह सकते हो कि दिया था, कर्ज दिया था फ्रांस को, हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब वो क्या चाह रहे थे, वो 10% इंटरेस्ट उस लोन पे चार्ज कर रहे थे, बहुत ज्यादा उस टाइम पे कह सकते होगा। ठीक है, तो आधा जो पैसा था एम्पायर का, जो कमाते थे पैसा, उसमें आधे से ज्यादा पैसा तो इंटरेस्ट चला जाता था, सिर्फ इंटरेस्ट। So the French government was obliged to spend increasing percentage of its budget on interest payment alone। यानी मोस्ट ऑफ द पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे ही चला जाता था। तो ये भी कह सकते हो थर्ड रीजन था ट्रेजरी खाली होने का। ठीक है, थर्ड रीजन था ट्रेजरी खाली होने का क्या था, ठीक है, कि स्पेंडिंग एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द डेट। ठीक है, तीन रीजन हमने समझे, तीनों रीजन याद होने चाहिए। ठीक है, और इन रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी मेंटेन करना जरूरी है, कोई भी एम्पायर है आर्मी मेंटेन करेगा, अपना कोर्ट मेंटेन करेगा, जिस कोर्ट में वो बैठेगा वहां के लोग, वहां पे जो चीजें चल रही हैं सभी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के ऑफिस रन करने हैं, यूनिवर्सिटीज चलानी है, सैलरी देनी है। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, एंड यहाँ पे आया मेजर रीजन जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन की कह सकते हो स्टार्टिंग करी, टैक्सेस बढ़ाना, टैक्सेस बढ़ाना। बट अभी भी आप लोग बोलोगे कि यार टैक्सेस बढ़ाने से सोसाइटी का क्या लेना था, यहाँ पे तो हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में। तो यहीं पे वो जो रीजन है, मेन रीजन वो निकल के आएगा। टैक्सेस बढ़ाए तो किस पे बढ़ाए, क्या राजा ने अपने ऊपर टैक्सेस बढ़ाए या अपने सर्वेंट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए, नहीं, उसने टैक्सेस बढ़ाए थर्ड एस्टेट पे, जो कि अभी हम सोसाइटी की डिवीजन को देखेंगे, उसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि टैक्सेस आखिरकार लगे किस पे, टैक्सेस आखिरकार लगे किस पे वो समझेंगे। Yet this measure would not have sufficed, अभी भी टैक्स बढ़ाने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आ रहा था। तो फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में डिवाइड हो गई इनटू 3 स्टेट्स। डिवाइड होने गई, डिवाइडेड थी फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। यानी जो टैक्स बढ़ाया गया ना वो थर्ड एस्टेट पे बढ़ाया गया। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ थर्ड एस्टेट है क्या। देखो यहाँ पे जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहली एस्टेट थी फर्स्ट एस्टेट। क्या थी, फर्स्ट एस्टेट, यानी सबसे ऊपर राजा,
राजा की फैमिली वो रह रहे हैं एक महल में, उसके उसके अंदर सबसे अब वो तो सोसाइटी की डिवीजन में आएगा, वो तो हेड है। उसके बाद सोसाइटी, जैसे हम लोग आम लोग हैं, अमीर गरीब, ठीक है, रिच पुअर, उसी तरीके से वहां पे डिवाइजन था। किस तरीके से? क्लर्जी, फर्स्ट सीट पे थे क्लर्जी। क्लर्जी कौन थे? जो चर्च में रहते थे, ठीक है, जो चर्च के पार्ट थे, पादरी हो गए, फादर हो गए, ये सभी लोग, ठीक है। सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी की। नोबिलिटी मतलब जो जमीनों के मालिक हैं, कह सकते हो उनको नोबिलिटी कहते हैं, नोबल क्लास के। और जो लोग कोर्ट के अंदर राजा के खिदमतकार हैं, जो साथ में काम करते हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे नोबिलिटी, ठीक है। और थर्ड एस्टेट थी हमारी कॉमन लोग। कौन कौन आते थे इसमें? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, ये सब लोग, और पीजेंट्स और फार्मर्स और आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडर्स, लेबरर, सर्वेंट्स, ये सभी लोग जो हैं थर्ड एस्टेट में आते थे। यानी कह सकते हो कि ये जो हिस्सा है ये है हमारा 70 to 80% पॉपुलेशन। 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन कौन सी थी? थर्ड एस्टेट में थी। और फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट कह सकते हो कि सबसे कम परसेंटेज रखते थे, यानी अराउंड 10-20%। बट पैसा अगर बात करा जाए तो इनके पास, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास सबसे ज्यादा वेल्थ थी। नोबिलिटी के पास सबसे ज्यादा पैसा आता था, क्योंकि टैक्सेस का पैसा कहां जाता था? नोबिलिटी के पास, एस्टेट के पास, ठीक है, फर्स्ट एस्टेट के पास। और थर्ड एस्टेट जो है सबसे ज्यादा मेहनत भी करती थी और टैक्सेस भी देती थी, और इनको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता था, इनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी ऑफ एस्टेट थी, यही सबसे बड़ा रीजन था। इसी को कहेंगे हम द सोशल डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी। क्या कहेंगे? सोशल डिवीजन, ठीक है, ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। ये कब था? हमारा 18th सेंचुरी के अंदर हमारी फ्रेंच सोसाइटी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड थी। अगर आपके ऊपर मैं सारा टैक्स लगा दूं, सिर्फ आपको टैक्स देना है, ठीक है, और कुछ लोगों को अलग कर दूं कि भैया तुम लोग मत दो टैक्स, तुम मेरे साथ रहो और तुम सिर्फ एंजॉय करो, और सिर्फ इन कुछ लोगों को टैक्स देना है, लाइक थर्ड एस्टेट को, तो थर्ड एस्टेट को बुरा लगेगा। अगर वो टैक्स दे रहे हैं तो उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो? आप इंक्रीज कर रहे हो टैक्स। एक टाइम एक लिमिट होती है टैक्स इंक्रीज करने की, इन्होंने वो लिमिट क्रॉस कर दी। थर्ड एस्टेट के ऊपर इतना टैक्स लगाया, इतना टैक्स लगाया कि उनके खाने के बांधे हो गए, खाने के पैसे नहीं थे उन लोगों के पास, ठीक है। तो उनको फिर ये रियलाइज हुआ कि यार सारा पैसा हम दे रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे हैं? हमें ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें ही और ज्यादा पैसा देने में मजबूर कर रहे हैं। तो उसके बाद सिचुएशन क्या हुई, वो सब चीज अब हम समझते हैं, ओके। और ये सोसाइटी ऑफ एस्टेट थी, ये एक फ्यूडल सिस्टम था, एक फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। और ये काफी सालों पहले से चला आ रहा है, डेटेड बैक टू द मिडल एजेस, ठीक है, मिडल एजेस से ही चला आ रहा है। द टर्म ओल्ड रिजीम, इसको समझने के लिए हम ओल्ड रिजीम एक वर्ड है उसको इस्तेमाल करते हैं। इस एस्टेट, ये फ्यूडल सिस्टम जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट का पढ़ा ना, इसको समझने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है ओल्ड रिजीम। क्या वर्ड है? ओल्ड रिजीम, ठीक है। एंड इज यूजुअली यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने के लिए द सोसाइटी, उसके इंस्टीट्यूशंस बिफोर 1789, द इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? इस वाले जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, है बिकॉज ये जो ओल्ड रिजीम था, यही वाला रिजीम ओल्ड रिजीम था, ये कब था? 1789 के पहले तक था, ठीक है। ये फिगर हम देख चुके हैं, ये शो करता है सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज, किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी, ठीक है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी। जो हमारे पीजेंट्स भाई लोग हैं, जो खेती करते हैं, वो कह सकते हो कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन है मेड अप ऑफ द 90%। तो मैंने जो 70-80 बोला उससे भी ज्यादा, 90%। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, यानी कि इतने ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी जो लैंड का ओनरशिप था, लैंड की मालिकाना हक था, वो उनके पास नहीं था। वो किसके पास था? नोबिलिटी के पास था। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय द नोबल्स। अराउंड 100 में से 60% जो लैंड थी वो नोबल्स के पास थी, चर्च के पास थी, और अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट, अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट, उनके पास थी ज्यादातर जमीनें, उनके मालिकाना हक। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट्स, जो पहले दो एस्टेट्स हैं, पहला है क्लर्जी और दूसरा है नोबिलिटी। क्लर्जी और नोबिलिटी
ये ज्यादातर प्रिविलेजेस कह सकते हो कि एंजॉय करते थे, सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। यानी कि जो चर्च के अंदर पैदा हुआ, यानी जो क्लर्जी का पार्ट है, वो उसका बच्चा भी क्लर्जी ही बनेगा, आगे की जनरेशन वो क्लर्जी ही रहेगी। उसी तरीके से जो नोबिलिटी का पार्ट है, उसकी आगे आने वाली जनरेशन भी नोबिलिटी ही का ही पार्ट रहेगी। बट जो हमारा थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट में भी सेम था कि अगर आप पीजेंट हो तो आने वाली जनरेशन आपकी पीजेंट, यानी थर्ड स्टेट में ही रहोगे। आपकी सोसाइटी, आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकते, ये बाय बर्थ आपके मिला है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स। एंड यही कह सकते हो कि डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि इनको तो टैक्स ही नहीं देना, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो टैक्स ही नहीं देना, ठीक है। टू द स्टेट्स द नोबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस। उसके बाद टैक्स तो देना नहीं, उसके बाद ये क्या है, फ्यूडल प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते थे। क्या फ्यूडल प्रिविलेजेस थे? दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, काम फ्यूडल इनको ड्यूज मिलते थे, पैसे मिलते थे, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। यानी पीजेंट जो क्रॉप उगा रहे हैं उसके ऊपर भी ये लोग पैसा लेते थे। जमीन तो इनकी थी ही, उसके बाद जो पीजेंट्स क्रॉप उगा रहे हैं उसके ऊपर ही पैसा लेते थे। तो पहला प्रिविलेज ये हो गया। और पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड ऑल्सो, इनको सर्विस भी मिलती थी, ये पीजेंट्स को सर्वेंट की तरह रखते थे। तो सेकंड प्रिविलेज तो ये हो गया कि इनको सर्विसेज मिलती थी, ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड्स। कौन थे लॉर्ड्स? नोबिलिटी और क्लर्जी। टू वर्क इन हिज हाउस, उनके घरों में काम करना, उनके फील्ड्स में काम करना। टू सर्व इन द आर्मी, टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। ये सभी काम थर्ड स्टेट के काफी सारे लोग पीजेंट्स करते थे, ठीक है। तो लाइवर हम समझ चुके हैं कि एक यूनिट ऑफ करेंसी जो फ्रांस में चलती थी। क्लर्जी समझ चुके हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो चर्च का पार्ट थे, जो स्पेशल फंक्शन थे, ठीक है। उसके बाद जो चर्च थी ये भी कुछ पैसा एक्सट्रैक्ट करती थी एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स कॉल्ड तिथिस। क्या नाम था? तिथिस नाम था। इट टाइप ऑफ टैक्स जो चर्च लगाती थी। नो, जो राजा था वो तो टैक्स लगा ही रहा था, ये चर्च थे ये भी टैक्स लगाते थे, ठीक है। ये लोग भी टैक्स लगाते थे, ठीक है। और ये चार्ज कहां से करते थे? करते थे पीजेंट्स थे। किससे? पीजेंट्स से चार्ज करते थे ये हमारे ज्यादातर टैक्स। एंड फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और थर्ड स्टेट, मैंने बोला अगेन बोला कि इनको ही टैक्स पे करना पड़ता था, थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना पड़ता था। दिस इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता था फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी दे ओन, दे हैव टू पे द टैक्सेस कॉल्ड टेले। क्या कहते थे इसको? टेले, ठीक है। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, डायरेक्टली पे करना पड़ता था। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आल्सो, लाइक आज हम क्या, हम लोग हैं, हम लोग एक इनकम टैक्स देते हैं, हम वेल्थ टैक्स देते हैं, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। दूसरे तरीका का टैक्स कौन सा है? लाइक हम जीएसटी देते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। उसी तरीके से यहाँ कोई लोग डायरेक्ट टैक्स को क्या कहते थे? टेले कहते थे, ठीक है। और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे, लाइक लिवाइड ऑन द आर्टिकल्स, कोई सामान खरीद रहे हो, जैसे आज के टाइम हम जीएसटी देते हैं, उसी तरीके पे वो लोग क्या कुछ सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर टैक्स देते थे। जो एवरीडे कंजम्पशन की चीजें थी, लाइक सॉल्ट, टोबैको, ठीक है। बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न ओनली बाय द थर्ड स्टेट अलोन। कह सकते हो कि ये यही रीजन जो था, मेन रीजन था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज फाइनेंस करनी होती थी उसका बर्डन किसके ऊपर होता था? सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर होता था, ठीक है। ये इमेज देखो, इस इमेज में ये जो है ये नोबल है, ठीक है, एक नोबल है। और ये थर्ड स्टेट का एक पर्सन है जो सर्व कर रहा है, एज अ सर्वेंट की तौर पे सर्व कर रहा है, ठीक है। ये द पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलेड। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है ये, सीधे मुंह देख भी नहीं रहा, ऐसे अपने अकड़ में बैठा हुआ है। तो ये देख रहे हो आप कितनी ज्यादा इन लोगों की एक धाक थी, ठीक है, नोबिलिटी की। द नोबल इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। क्या है ये? कोट्स हैं कि द नोबल इज स्पाइडर, द पीजेंट इज द फ्लाई, यानी स्पाइडर के जाल में वो जो मक्खी फंसती है ना, फ्लाई फंसती है, वो दिखाना चाह रहे हैं। और द मोर द डेविल द मोर ही वांट्स, और डेविल को आप, शैतान को आप जितना भी सर्व करोगे ना उसको उतना ही चीज चाहिए होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रगल जो था वो स्ट्रगल किस तरीके से था, स्ट्रगल किस तरीके से था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव,
अब इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया भाई तुम लोगों ने, तो सरवाइव तो करना पड़ेगा ना कुछ खा के तो लोग तो जिएंगे ना, सरवाइव तो करेंगे। तो उनकी स्ट्रगल देखेंगे अब किस तरीके से वो बंदे, यार इतना टैक्स लगा दिया, उनके पास खाने के पैसे नहीं, तब वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस जो है वो 23 मिलियन से बढ़ गई थी फ्रॉम 1750 टू 28 मिलियन इन 1789। यानी कि 1715 के अंदर पॉपुलेशन थी 23 मिलियन, और वो बढ़ गई थी 1789 तक टू 28 मिलियन। यानी कि सीधा सीधा कितना इंक्रीज हुआ, 5 मिलियन का पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ, 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। इससे क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज हुआ डिमांड में। ये जो 5 मिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है, ये लोगों को भी तो खाना चाहिए, तो ये भी तो डिमांड करेंगे कि भैया मुझे भी तो फूड दो। तो इससे क्या हुआ, डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इंक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ने लगी कि भैया हम लोगों को भी खाना दो। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। बट हुआ क्या, रीजन क्या था स्ट्रगल का, कि प्रोडक्शन जो है वो डिमांड के साथ मीट ही नहीं कर पाई। पीजेंट्स इतना उगा ही नहीं पाए, इतना पैसा, इतना क्रॉप जनरेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि आधे से ज्यादा तो टैक्सेस की फॉर्म में चला जाता था ना। बर्डन क्या था कि 10% ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता था स्टेट को, दूसरे डेट वालों को। तो यहाँ पे लोगों के लिए तो खाना नहीं बचा, ये पैसा तो उठा के वहां दे दिया, ये फूड के लिए उठा के तो वहां दे दिए। तो ये 5 मिलियन कहां से खाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन क्यों नहीं मीट कर पाई, बिकॉज बर्डन था, स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था। तो प्राइस जो थे, बर्डन प्राइस ब्रेड के, स्टेपल डाइट थी मेजोरिटी ऑफ रोज रैपिडली। तो जिस तरीके से हम रोटी खाते हैं उसी तरीके से फ्रांस में ब्रेड खाते थे, वो उनकी एक स्टेपल डाइट थी, रोज की तरीके से रोजमर्रा की तरह वो ब्रेड खाते थे। तो अब क्या हुआ कि ब्रेड के प्राइस बढ़ने लगे। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज का अगर डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ना जरूरी है, वो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर उसकी सप्लाई नहीं है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट है यहाँ पे लग रहा है कि किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ेगी, डी इज फॉर डिमांड, अगर किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी एंड उसकी सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, ये एरो मान लो कांस्टेंट है, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है, तो उसके प्राइस जो हैं बढ़ेंगे, प्राइस जो हैं बढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, ज्यादा लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेपल डाइट जो ब्रेड था उसका प्राइस जो है बढ़ने लगा। ठीक है, स्ट्रगल यहाँ पे आया। ठीक है, स्टेपल यहाँ पे आया। तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप के अंदर मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या है, लेबर के तौर पे काम करते थे। उसका ओनर उनको फिक्स्ड वेजेस ही देता था, उनको फिक्स वेजेस देता था। यार तुम्हें पता है टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो उनके वेजेस तो बढ़ाओ, उनके पैसे तो बढ़ाओ। बट पैसे नहीं बढ़ाए गए, उसी वेज पे काम कराया गया, सेम वेज पे इतने सालों से। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। ऑल्सो टैक्स बढ़ना था, प्रोडक्शन नहीं थी, डिमांड बढ़ रही थी, तो प्राइस बढ़े। तो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ उसके उनके पैसे भी तो बढ़ाने थे, तो वो तो बढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने। तो क्या हुआ, इसी वजह से लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। सो द गैप जो पुअर और रिच के बीच में था वो और ज्यादा बढ़ने लगा, जो पुअर और रिच के बीच का जो गैप था वो और ज्यादा बढ़ने लगा। थिंग्स बिकम वर्स, थिंग्स चीजें और ज्यादा वर्स होने लगी। वेन एवर ड्रॉट और हेल आता, कभी हो सकता था कि बारिश ना पड़ते सूखा पड़ता था, ड्रॉट कहते थे, कभी हेल यानी हेल स्टॉर्म होता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उसकी वजह से भी जो हार्वेस्ट थी, जो क्रॉप थी, उसकी कमी होने लगी। दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के भी क्राइसिस मिल जाए, लाइक आप जो खाना खाते हो उसके। ठीक है, वो भी चीजों की आपके ऊपर कह सकते हो कि आफत है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। और ये हमारा ओल्ड रिजीम चल रहा है, अभी ओल्ड रिजीम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि मेजर एक कारण था सबसिस्टेंस क्राइसिस का। ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस का। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे है। ठीक है, अब सबसिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे है, इसको भी एक टेबल की तरह समझते हैं। ये हुई बैड हार्वेस्ट। ठीक है, अब इस टेबल को फिल करना है, अपने हिसाब से करते हैं। मान लो बैड हार्वेस्ट हुई, बैड हार्वेस्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, सप्लाई बिकम शॉर्ट,
वन सेकेंड गाइस। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, ऐसे तो फूड लिख देते हो। रिड्यूस, क्योंकि बैड हार्वेस्ट हुई तो सप्लाई जो थी फूड की क्या हुई, कम हो गई। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज, ब्रेड के प्राइस तो बढ़ गए ना, क्योंकि सप्लाई नहीं हुई तो डिमांड बढ़ने लगी तो प्राइस बढ़ेंगे। अब क्या हुआ, जो पुअरेस्ट था कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके पास उतने पैसे ही नहीं हैं, उसके पास उतने पैसे ही नहीं हैं। तो उसने क्या किया, उसने डेट लिया, कर्जा लिया, ठीक है, डेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, और खाने के पैसे ना होने के वजह से कुछ लोग क्या हुआ, बीमार हुए, ठीक है, अच्छी सैनिटेशन अच्छी कंडीशन नहीं थी तो डिजीज, कह सकते हो हेल्थ डिटेरियोरेट हुई। हेल्थ का डिटेरियोरेट होना, हेल्थ जो है खराब होने लगी लोगों की, ठीक है, हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगी लोगों की, ठीक है, और डेट लेने की वजह से क्या हुआ, पोवर्टी हो गई, पोवर्टी जो है बढ़ने लगी। तो ये जो कंडीशन देख रहे हो, ये जो साइकिल चल रही है, ठीक है, ये होती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, कि डेट लिया, उसका पैसा पे करने की वजह से वो लोग पोवर हो गए, और इससे क्या है, डिजीज एपिडेमिक्स, इससे हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, और ये कंडीशन चलती रहती है, ठीक है। तो ये है कॉज ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का ये कॉज है। ओके, अब सेकंड सिचुएशन, स्ट्रगल तो हमने देख ली कि खाने के पैसे नहीं थे और फूड क्राइसिस हो गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या उठ के आई, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड विस्टार्ज एंड एंड टू प्रिविलेजेस। जो हमारा ग्रोइंग मिडिल क्लास था, जो कि थर्ड स्टेट का ही पार्ट था, वो ग्रो करने लगा, वो ग्रो करने लगा, और उन्होंने इन प्रिविलेजेस के खिलाफ आवाज उठाई। कौन से प्रिविलेजेस, जो लॉर्ड को, जो चर्च को, जो नोबिलिटी को मिलते थे, कि वो पीजेंट्स के ऊपर ड्यूज चार्ज कर सकते हैं, ज्यादा टैक्सेस लगा सकते हैं, उनको पैसे ना देना ज्यादा बढ़ा के, ठीक है, और क्या कहते हैं कि सर्वेंट्स के तौर पे उनको काम कराना। तो ये सभी चीजें जो थी प्रिविलेजेस थी, जिसको एंड करने के लिए मिडिल क्लास ने आवाज उठाई। अब मिडिल क्लास कौन थे, इन द पास्ट पीजेंट्स, वर्कर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट्स में अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। हमने देखा कि अभी जो हमारे वेस्ट इंडियन वाला था, वहां पे पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने एंड पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में, ठीक है, क्रांति में, अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस और फूड की कमी, स्कार्सिटी, फूड की कमी, ठीक है, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी द फुल स्केल मेजर। बट उनके पास एक फुल स्केल मेजर नहीं था ना, एक वाइड अप्रोच नहीं थी कि हमें इस तरीके से बढ़ना है, प्लान्ड मैनर में बढ़ना है, वो अप्रोच नहीं थी, जिससे वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर, जिससे वो चाहते थे कि इकोनॉमिक और सोशल ऑर्डर में चेंज आए। इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब टैक्सेस सबके ऊपर लगे, सोशल ऑर्डर मतलब कि हम जो पेरेंट्स की तरह काम कर रहे हैं वो ना करें। This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. And इस जो चीज, ये जो कमी थी, इसको कौन पूरा करता है, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जिन्होंने पढ़ लिया था, जो पढ़े लिखे थे, ठीक है, थोड़े बहुत पैसे वाले थे, लाइक बिजनेसमैन, थोड़े प्रॉस्पेरस थे, लाइक लॉयर, लाइक टीचर्स, लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये सभी लोग जो हैं, ये लोग मिडिल क्लास का पार्ट बने। तो जो हमारी 18th सेंचुरी है, जो हमारी 18th सेंचुरी है, उसने क्या विटनेस करा, एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, टर्म एज मिडिल क्लास। ये सोशल ग्रुप्स क्या थे, लोगों के झुंड, लोगों के झुंड, सोशल ग्रुप्स यही तो हुए, लोगों के झुंड, जो कि मिडिल क्लास कहलाए, जो कि मिडिल क्लास कहलाए, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods। कहां से पैसा अर्न करा, ओवरसीज ट्रेड करके, लाइक बिजनेसमैन, एंड मीन्स और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स, जो कि एक्सपोर्ट करते थे वो दूसरी कंट्रीज में, एंड ब्रॉट अबाउट बाय रिच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आल्सो, लाइक नोबिलिटी के मेंबर्स वहीं से खरीदते। तो ये जो सारा पैसा था, वेल्थ थी, ठीक है, ये मिडिल क्लास की एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि
चीज काम में आई, ठीक है। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, थर्ड एस्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशंस आल्सो लाइक लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है। तो मिडिल बिजनेसमैन तो थे ही, साथ साथ और कौन कौन थे, प्रोफेशनल्स थे लाइक लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सभी भी उनका साथ देने लगे। ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या थे, एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड एंजॉय प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। क्या क्या बिलीव करते थे कि किसी भी क्लास को बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, सब लोग इक्वल होने चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अपने मेरिट के बेसिस पे आप आगे बढ़ो, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ आपको प्रिविलेज मिले, ठीक है। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, वही चीज कि उसके मेरिट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, ना कि उसके बर्थ के ऊपर। तो ये जो आइडियाज थे, ये क्या है, ये क्या है, ये मेरिट वाला है और मिडिल क्लास का, एजुकेटेड क्लास का आ रहा है आगे। तो ये क्या है, ये आइडियाज हैं, ये आइडियाज हैं जो एनविसाज करेगा सोसाइटी को बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये लोगों को आगे की तरफ पुश करेगा कि हमें कहाँ बढ़ना है, हमें बढ़ना है फ्रीडम और इक्वल लॉज की तरफ, अपॉर्चुनिटी मिले तो सबको मिले, ठीक है। वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर, और इसमें इनका साथ दिया कुछ फिलोसफर ने, ठीक है, जिनका नाम था, एक थे जॉन लॉक, एक थे जीन जैक्यो रूसो, ठीक है। क्या नाम थे, एक थे जॉन लॉक और एक थे जीन रोस्को, सॉरी रूसो, ठीक है। एंड इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, in his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right. And उन्होंने इस ट्रीटी के अंदर, एक ट्रीटी थी उसके अंदर उन्होंने खिलाफ बोला, रिफ्यूट किया ऑन द डिवाइन, ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। यानी कि ये किसके पास है, ये चर्च के पास है डिवाइन राइट और एब्सोल्यूट राइट, जो चर्च बोल देगा वही होगा, बिकॉज एक अथॉरिटी ऑफ गॉड की तरह उसको ट्रीट करते थे वहां के लोग और वहां का राजा। चर्च को ट्रीट किया जाता था एज अथॉरिटी ऑफ गॉड, गॉड की अथॉरिटी है और उसको पावर्स इसीलिए तो मिली थी, डॉक्ट्रीन थी कि वो डिवाइन है, दैव्य है, ठीक है, ऑफ द मोनार्क, ठीक है। तो रूसो ने कैरी किया इस आइडिया को फॉरवर्ड कैरी किया। तो रूसो कह सकते हैं सपोर्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को पहली बारी, किस तरीके से, बाय गिविंग देम द आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया, सब समान है इसका आइडिया, ठीक है। फॉरवर्ड द आइडिया प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो किसके ऊपर बेस्ड हो, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाओ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि आज के टाइम पे है। हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने एरिया से चुनते हैं, लाइक एमएलए हो गया, एमपी हो गया, और वो 5 साल तक हमारे लिए संविधान कह सकते हो लेजिस्लेट में काम करता है, गवर्नमेंट में काम करता है, और 5 साल बाद उसको हमारे को जवाब देना है कि भैया तुमने क्या किया। उसी तरीके से रूसो ने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट करी कि वो एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बेस्ड हो जिसमें क्या हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, किसका, लोगों का और अपने रिप्रेजेंटेटिव का, अपने राजा का। तो उन्होंने एक बुक लिखी, क्या नाम था उसका, इन द स्पिरिट ऑफ लॉस। दूसरा एक पर्सन था जिनका नाम था मोंटेस्क्यू, क्या नाम था, मोंटेस्क्यू। उन्होंने कहा एक पावर, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, आज के टाइम पे डिवीजन ऑफ पावर मैं बताऊं आपको, अगर आप उसमें पढ़ोगे अपनी क्लास, सॉरी पॉलिटी में पढ़ोगे, तो डिवीजन ऑफ पावर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है पावर डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पावर, डिवीजन ऑफ पावर का तो कॉन्सेप्ट यही है ना, आज के टाइम पे भी हर जगह डिवीजन ऑफ पावर का यही कॉन्सेप्ट है कि पावर डिवाइड होनी चाहिए। तो डिवीजन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है मॉन्टेस्क्यू ने सजेस्ट किया, उसमें क्या होता है, विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि मैंने बताया डिवीजन ऑफ पावर। ये जो मॉडल है, ये गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट यूज कर रही थी, ये यूएसए की गवर्नमेंट यूज कर रही थी, बिकॉज वो इनसे पहले ही रेवोल्यूशन ला चुके थे और आजाद हो चुके थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था फ्रॉम द ब्रिटेन, ठीक है। एंड वहां पे ये सिस्टम चल रहा था, तो वहां से आइडिया लेके मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में ये चीज बताई। After 13 colonies declared their independence from the Britain, the American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example of political thinkers in France. और एक important idea बना to the
पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द फ्रांस, टू द पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द फ्रांस। ठीक है, ये जो आइडियाज थे, ये जो फिलोसफीज थी, ये काफी ज्यादा इंटेंसिवली डिस्कस होने लगी, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। देखो, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हर कोई, मान लो एक एक ग्रुप है छोटा सा, चाय के टपरी में बैठा है, और वहां पे कोई एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसको पढ़ा लिखा है, उसको पढ़ना आता है, तो पढ़ा, उसने क्या किया, सरल भाषा में सभी लोगों को वो चीज समझाई। इसको कहते हैं जो डिस्कस होना इन सैलून, लाइक यहाँ पे भी डिस्कस हो रहा है, इंटेंसिव डिस्कस इन सैलून्स, इन कॉफी हाउसेस, प्रेरक द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो ये जो आइडियाज थे डिवीजन ऑफ पावर का और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, बाय द रूसो, ये बहुत ज्यादा फेमस होने लगी लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को अभी तक किसकी आदत थी, राजा की, उनको ज्यादा टैक्सेस देने की आदत थी। लेकिन जब उनको लगेगा कि भैया हम इक्वल हो सकते हैं, हम किसी के ऊपर सर्व नहीं करेंगे, तो उनको भी इस चीज में इंटरेस्ट आएगा, उनको भी इस चीज में इंटरेस्ट जगेगा। तो वही चीज हुई, लोगों के बीच में उनको एक नए आइडिया की शुरुआत मिली, और इसी वजह से बहुत ज्यादा वो लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उनको। These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. And जिसको नहीं समझ आता था उसके लिए तेज आवाज में जो बंदा पढ़ा लिखा है वो सबको बताता था। ठीक है, the news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges. And कह सकते हो कि उस न्यूज आई कि लुई द 16 क्या है, दोबारा टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि ताकि वो जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा कर पाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, चिंगारी, जो आग की चिंगारी थी, मतलब कह सकते हो कि रेवोल्यूशन की चिंगारी थी, है वो एक बढ़ने की शुरुआत हो गई, बढ़ने की शुरुआत यहाँ से हो गई। सो हमने फ्रेंच सोसाइटी की बात कर ली कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो रेवोल्यूशन था उसका आउटब्रेक कैसे हुआ, उसका आउटब्रेक कैसे हुआ। तो लुई द 16 जो थी, उसने क्या करा, इंक्रीज करा टैक्सेस को फॉर रीजन, कुछ रीजन से, और वो हमने रीजंस पढ़ लिए हैं, क्यों रीजंस थे कि क्यों उन्होंने किया। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, क्यों किया। फ्रांस में जो ओल्ड रिजीम थी, वहां के जो मोनार्क थे, वहां के जो राजा थे, डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। वो अपने हिसाब से टैक्सेस नहीं लगा सकते थे, अपने विल के हिसाब से। उनको क्या करना था, उनको डिस्कशन करना पड़ता था, उनको डिस्कशन करना पड़ता था। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल्स। ठीक है, उनको क्या करना पड़ता था, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल में कौन कौन सी तीनों एस्टेट्स आती थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, और उनकी वोटिंग के हिसाब से फैसला होता था कि क्या बढ़ाना चाहिए, टैक्स बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स, उसके बाद ही वो टैक्स बढ़ा पाते। तो एस्टेट जनरल जो थे एक पॉलिटिकल बॉडी थी, एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, जहां पे तीनों ही स्टेट के कुछ मेंबर्स आते थे और डिस्कशन करते थे। ठीक है, टू विच थ्री एस्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उन तीनों स्टेट्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। ठीक है, हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग, लेकिन मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ मोनार्क के पास थी, उसका जब मन करे वो तभी मीटिंग बुला सकता था। द लास्ट टाइम इट वाज डन इज इन 1614, यानी देख रहे हो 1614 के बाद अब जाके 1789 में कह सकते हो कि मीटिंग बुलाई गई, यानी कितने लंबे समय बाद मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, सो मीटिंग बुलाई गई ऑन 5th ऑफ मई 1789। लुई द 16 ने कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ एस्टेट जनरल, उसने क्या करा, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, ताकि वो नया टैक्स बढ़ाने का जो प्रपोजल है उसको पास करवा सके। ठीक है, हुआ क्या, अ रिस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्सैले वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट, और एक जो मैंने बताया था कि वर्सैले में महल था, वहां पे मीटिंग बुलाई गई। द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, यानी कह सकते हो कि 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट एस्टेट से आए, क्लर्जी से, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स सेकंड एस्टेट से आए जो कि नोबिलिटी थी। हु वाज सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स, यानी एक साइड कह सकते हो ऐसे दो रोज थी, एक ये थी एक ये थी, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये इसको देख रहे हैं इसको देख रहे हैं, ऐसे रोज में बैठे हुए थे। वाइल जो 600 मेंबर्स आए थे फ्रॉम द थर्ड एस्टेट, वो
क्या करते हैं, वो पीछे खड़े रहते हैं, उनको पीछे खड़ा करते हैं। ऑल्दो वो भी मेंबर हैं उस स्टेट जनरल की मीटिंग का, बट वो 600 मेंबर पीछे खड़े रहते हैं। टोटल कितने हो गए? 600 थर्ड स्टेट के, 300 300 यहाँ के, टोटल हो गए 1200 मेंबर्स। ठीक है। थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेटिव बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। और थर्ड स्टेट में कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे? जो कि ज्यादा पढ़े लिखे थे और थोड़े प्रॉस्पेरस थे, लाइक बिजनेसमैन, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन, उनको एंट्री नहीं थी। ठीक है। पीजेंट्स को, वुमेन्स को और आर्टिसंस को एंट्री नहीं थी असेंबली में। हाउएवर उनकी जो ग्रीवांसेस थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी और उनकी जो डिमांड्स थी, उनको लिस्ट करके लाए थे वो लोग, जो 600 मेंबर आए थे, इन सम 40,000 लेटर्स, कुछ 40,000 के करीब लेटर्स के अंदर वो लिख के लाए थे, विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। ठीक है। अभी तक की सिचुएशन समझ गए? तीनों स्टेट की मीटिंग हो रही है, तीनों स्टेट वर्सैली के कोर्ट में इकट्ठा हुए हैं और दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300-300 मेंबर हैं, जो कि आराम से बैठ के एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। और 600 मेंबर्स जो थर्ड स्टेट के थे, वो पीछे साइड बैक साइड पे खड़े हैं, ऑल्दो वो भी मेंबर हैं। ठीक है। उन थर्ड स्टेट में कौन कौन है? पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो करीबन लोगों के ग्रीवांसेस लिख के लाए हैं करीबन 40,000 लेटर्स में। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि कुछ लोगों को एंट्री नहीं है। यहाँ पे कौन कौन, वो चीज समझना जरूरी है, वो है हमारे पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन। इनको एंट्री नहीं है, यानी एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना से देखा जा रहा है यहाँ पे इन लोगों को। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की भावना से देखा जा रहा है। ये मीटिंग अब सेट होने वाली है, अब मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। बट मैं पहले बता दूं कि ये जो चीज पैराग्राफ में लिखा है, वो पहले ही आपको बता दूं कि क्या लिखा है। लिखा ये है कि जो तीनों स्टेट्स हैं, उन तीनों के पास एक एक वोट है। तीनों स्टेट्स के पास एक एक वोट है। ऐसा नहीं है कि हर 300 मेंबर के पास 300 वोट है, हर 300 मेंबर के पास 300 वोट है, हर 600 मेंबर के पास 600 वोट है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट, सेकंड स्टेट के पास एक वोट, थर्ड स्टेट के पास एक वोट, यानी टोटल कितने वोट्स हुए? 3 वोट्स हुए। तीनों स्टेट्स के तीन एक एक वोट मिला के 3 वोट्स हुए। और डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजोरिटी पे। डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजोरिटी पे। अब आपको सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं लग रहा? क्यों डिस्क्रिमिनेशन आपको सोचोगे कि लगना है? ये डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि फर्स्ट स्टेट में काफी कम लोग हैं, सेकेंड स्टेट में काफी कम लोग हैं, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अराउंड 80% से ज्यादा की पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में है। तब भी उनको एक ही वोट मिला जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को मिला, यानी वोट की कैटेगरी में सबको एक एक वोट दिया। लेकिन यहाँ पे करना क्या चाहिए था? करना चाहिए था कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट होना चाहिए था। तब तो उनकी मेजोरिटी दिखती कि वो मेजोरिटी है, उनकी कोई बात है। बट उन्होंने क्या किया? सबको एक एक वोट दिया। अब सिचुएशन हुई क्या कि जब नया टैक्स का प्रपोजल रखा गया कि हमें टैक्स पास करना चाहिए कि नहीं, तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट स्टेट थी उसने बोला यस पास कर दो, क्योंकि टैक्स इनको नहीं देना, इनको टैक्स नहीं देना, इनको खाली वसूलना है। ठीक है। एक वोट आ गया फेवर में। सेकंड स्टेट ने क्या करा? उसने भी कहा यस पास कर दो, नया टैक्स है, पास करो और बढ़ाओ टैक्स। उन्होंने भी कहा बढ़ा दो। दूसरा जो वोट था वो भी फेवर में आया न्यू प्रपोजल ऑफ द टैक्स के। थर्ड स्टेट ऑब्वियस सी बात है मना करेगी, उसके ऊपर ही तो टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, उसने कहा नो। अब आपको यहाँ पे क्या समझ आया? कौन जीता? दो लोगों ने यस कहा, एक ने नो कहा, तो मेजोरिटी कहां हुई? दो लोगों की हुई, और नया टैक्स पास कर दिया गया, यानी इंक्रीज टैक्स कर दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे थर्ड स्टेट इस चीज को सह नहीं पाया। इस चीज की वजह से वो एकदम से क्या हुआ? फोर्ट को छोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने प्रण लिया कि हम लोग अपना खुद का संविधान बनाएंगे, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। यही की शुरुआत थी आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। यही था आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इसको एक बार पढ़ लेते हैं फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है। वोटिंग जो है स्टेट जनरल में इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैज वन वोट। हर स्टेट के पास एक वोट है। The time to this time to Louis the 16th was determined to continue the same practice. उसने भी ये सेम प्रैक्टिस को अपनाया। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड कि वोटिंग जो है अब कंडक्ट होनी चाहिए बाय द असेंबली एज अ होल, यानी जितने मेंबर्स हैं उनके पास एक एक वोट होना चाहिए, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो कि रूसो ने, मोंटेस्क्यू ने प्रपोज किए थे अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। ठीक है। व्हेन द किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, उसने कहा नहीं,
सबको एक एक वोट नहीं मिलेगा, हर एस्टेट का एक एक वोट होगा। तो मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल था ये पास होना ही था, बिकॉज दोनों यस कहते ही कहते। तो उन्होंने कहा हम नहीं यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि सबको एक एक वोट मिलना चाहिए। तो वो जो वहां की असेंबली थी उसको छोड़ के वो लोग बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उसके पहले हम यहाँ पे कुछ डेट्स हैं उसको देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको देख लेते हैं कि 1774 में लुई XVI किंग बना फ्रांस का, और उसने देखा कि ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी है। उससे उसको बहुत ज्यादा घृणा हुई, कह सकते हो कि डिसकंटेंट हुआ विद द सोसाइटी ऑफ ओल्ड रेजिम। फिर 1789 में कन्वोकेशन ऑफ एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई, जिसमें थर्ड एस्टेट जो नेशनल असेंबली क्रिएट करती है। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज हमें एंड में करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आगे के जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो इन्होंने पहले ही लिख दी है, जो कि हमें पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझ आएगा। तो पहले हम सीरीज ऑफ इवेंट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम डेट्स के ऊपर आएंगे। तो हुआ क्या, वो लोग निकल गए बाहर, मीटिंग छोड़ दी उन्होंने। जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट के, उन्होंने देखा कि ये, उन्होंने अपना खुद एक स्पोक्स पर्सन बनाया जो कि फ्रेंच नेशन का बनेगा, एक स्पोक्स पर्सन जो उनके बिहाफ पे बोलेगा। 20 जून को उन्होंने असेंबल हुए, कहां पे, हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सैले। तो वर्सैले के अंदर एक टेनिस कोर्ट था, बहुत बड़ा था, वहां पे 20 जून को वो लोग इकट्ठा हुए थर्ड एस्टेट के मेंबर्स, और उन्होंने डिक्लेयर करा अपने आप को नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करा एक नेशनल असेंबली, और उन्होंने प्रण लिया, स्वर टू नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने कहा कि हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हम कह सकते हो ड्राफ्ट कर लेते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रांस, जो लिमिट करेगा पावर ऑफ द मोनार्क, उसकी पावर को कम करेगा। ठीक है, दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसियास। ठीक है, थोड़ा नाम आगे पीछे हो सकता है, एबेसियास। ठीक है, तो ये दोनों पर्सन जो है लीड कर रहे थे नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली कौन थी, थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, वही नेशनल असेंबली का पार्ट थे, जो 600 मेंबर्स थे। तो मिराबियो बॉर्न हुए थे एक नोबल फैमिली में, हालांकि वो एक नोबल फैमिली के पार्ट थे, बट वॉज कंसिडर्ड फॉर द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। बट वो फ्यूडल प्रिविलेज के अगेंस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा इस चीज में। और उन्होंने एक जर्नल निकाली और उसको उसमें डिलीवर करी पावरफुल स्पीचेस। एक जर्नल मतलब एक बुक निकाली, मैगजीन की तरह होती है, वो निकाली, और उन्होंने काफी सारे अपने थॉट्स को वहां लिखा, पावरफुल स्पीचेस को लिखा, जो क्राउड को असेंबल करते हैं वर्सैले में। ठीक है, वर्सैले में क्राउड जो है वहां पे आके असेंबल होता है। ये देखो, ये जो आप पीछे इमेज देख रहे हो, ये वो इमेज वही चीज दर्शा रही है। ये टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे सब लोग ओथ ले रहे हैं। ठीक है, और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ऑन द बेसिस कि मीरा बेयू ने लिखा है अपने पैम्पलेट में कि इकट्ठा होना है। ठीक है, तो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, एबेसियास जो थे ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, तो वो एक क्लर्जी क्लास के हो गए। उन्होंने भी इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखे, और उन्होंने क्या लिखा, व्हाट इज थर्ड एस्टेट। एक पैम्पलेट निकाला जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड एस्टेट। उसके अंदर उन्होंने बताया कि थर्ड एस्टेट क्या है, उसके बारे में उन्होंने सारी चीजें वहां पे लिखी। सो अब आगे हुआ क्या, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था वो क्या कर रहा था, वो टर्मोइल फेस कर रहा था। किस तरीके का टर्मोइल, किस तरीके की हार्श कंडीशन वो लोग फेस कर रहे थे। सीवियर विंटर हुई, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, जिससे हार्वेस्ट, जो ब्रेड की हार्वेस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हुई, जिससे प्राइस जो थे ब्रेड के फिर बढ़ गए। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। एंड जो बेकर थे, जो ब्रेड बनाते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि अभी बेच देंगे तो सस्ते में बेचना पड़ेगा, एक काम करते हैं, सारी ब्रेड को इकट्ठा करके अपने पास जमा कर लेते हैं, और जब लोग भूख से तड़पेंगे और कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, कितना भी पैसा, तब हम ये ब्रेड बाहर निकालेंगे और तब उनको ज्यादा दामों में बेचेंगे। इसको कहते हैं होर्डिंग, जमाखोरी। ठीक है, तो आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। तो हुआ क्या कि लोग काफी लंबी लंबी लाइनें लगा के बेकरी के बाहर खड़े होते थे ताकि वो ब्रेड खरीद सके। बट बेकरी वाले ने तो होर्डिंग कर रखी थी, इसकी वजह से काफी सारी औरतें, वुमेन्स
बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई क्राउड, और एक क्राउड इकट्ठा हुआ जिसने शॉप के ऊपर हमला कर दिया। एट द सेम टाइम उस टाइम पे किंग ने ऑर्डर करा कि ट्रूप्स को कि पेरिस में घुसो, पेरिस में जाके सिचुएशन को कंट्रोल करो। 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को वाला इंसिडेंट हमने देख लिया कि बेस्टिली के प्रिजन के ऊपर इस क्राउडेड प्लेस लोगों ने हमला करा। एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिले प्रिजन। और कंट्री साइड में कह सकते हो कि अराउंड विलेजेस में स्प्रेड हुआ, विलेज टू विलेज, दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मेनर, मेनर के जो लॉर्ड्स हैं, अब बोलोगे अब मेनर क्या है? एक एस्टेट जो कंसिस्ट करती है लैंड और मेंशन की लॉर्ड, मेंशन के लॉर्ड, जो मिस्त्री में कह सकते हो उनके लॉर्ड होते हैं। तो जो लॉर्ड है मेनर के, उन्होंने हायर करी हैं बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स who were on their way to destroy the rice crop, ripe crop, जो राइप हो रखी है क्रॉप, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉर्ड ऑफ मेनर ने ऑर्डर दिया है कि जाके, ठीक है, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसी अफवाह, ठीक है, ऐसी अफवाह विलेज में फैल गई, ठीक है। Caught in the frenzy of fear, peasants ने क्या किया? In several districts, seized hoes and pitchforks and attacked Chetioks. उन्होंने क्या करा? होज और पिचफोक्स को होल्ड कर लिया, ठीक है, होल्ड कर लिया, सीज कर लिया और अटैक करा ऑन द च्यूटोक्स। तो उन्होंने क्या करा कि फोर्स क्या होते हैं? नोकीले जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं, और वही पिचफॉक्स भी होते हैं, ठीक है, ताकि वो ग्रास को कट कर पाए। तो उन्होंने च्यूटक्स को ऊपर हमला करा। च्यूटक्स क्या होता है कि एक कासल ऑफ द नोबल, नोबल एक जो नोबल है उसका कासल, उसका महल जो है, उसके ऊपर हमला करने के लिए पीजेंट्स ने ऐसा किया, बिकॉज उनके मन में एक डर था कि वहां के जो कमांडर्स हैं, वहां के कह सकते हो कि ब्रिगेड्स हैं, जो कि कह सकते हो कि जो हाइड ब्रिगेड्स है, वो आके हमला करेंगे, ठीक है। दे लूटेड, होर्डेड grain and burned down the documents containing records of manorial dues. उन्होंने क्या करा? कैसल को लूट लिया, वहां पे जो ग्रेन्स थे उनको लूट लिया, और वहां के जो डॉक्यूमेंट्स थे जहां पे कर्जे थे, मेनर के ड्यूज बाकी थे कुछ पीजेंट्स के, उसको जला दिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to the neighborhood countries. तो काफी सारे नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ जो कह सकते हो कि नोबल्स थे, उन्होंने वहां जगह छोड़ी और वो भाग गए, और काफी सारे लोग दूसरे देश में भाग गए। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accord recognition to the National Assembly. तो ये सब चीज देखते हुए कि उनके ऑफिशियल्स के, उनके ऊपर, नोबल्स के ऊपर हमला हो रहा है, लुई द 16 ने क्या करा कि उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि नेशनल असेंबली की, वो कह सकते हो कि है, नेशनल असेंबली है, ठीक है, और उसको रिकॉग्नाइज करा, ठीक है, उनको एक कह सकते हो कि एक ऑफिशियल उनको पोस्ट मान ली गई कि नेशनल असेंबली है, एक्सेप्ट कर लिया गया। द प्रिंसिपल दैट इज पावर्स वुड नाउ वुड बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसने ये भी मान लिया लुई द 16 ने कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो ये लोग बना रहे हैं उसके हिसाब से ही मैं चलूंगा और मेरी पावर उसके हिसाब से आएगी, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 में क्या हुआ? असेंबली ने पास करा एक डिक्री, एक ऑर्डर, जिससे जो फ्यूडल सिस्टम, जो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट का जो फ्यूडल सिस्टम था, उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, और जो टैक्सेस जो थर्ड एस्टेट पे सिर्फ लगते थे उसको भी एबॉलिश कर दिया गया। जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, उन्होंने भी प्रिविलेजेस जो अभी तक उनको मिलते थे, अच्छे अच्छे, उनको कह सकते हो कि नौकरशाही मिलती थी, नौकर आके काम करते थे, लैंड के वो ओनर बने हुए थे, वो सब उनसे छीन ली गई। जो तिथिस नाम का वो टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट्स से, वर अबॉलिश्ड, और जो लैंड थी वो जो चर्च ने ओन कर रखी थी उसको भी वहां से उनसे कंफिस्केट कर लिया, उनसे ले लिया गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जो गवर्नमेंट थी उसने एक्वायर कर लिए एसेट्स, एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स के एसेट्स उन्होंने एक्वायर कर लिए फ्रॉम द क्लर्जी और फ्रॉम द नोबल्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ? आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। आउटब्रेक की वजह से कंक्लूजन क्या निकला कि अब जो है राज किसका चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलेगा, और राजा रहेगा, मोनार्क रहेगा, बट राज किसका चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलेगा। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो नेशनल असेंबली ने
कंप्लीट कर दिया ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया 1791 में, और उसका मेन ऑब्जेक्ट था कि पावर को लिमिट करना, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, मोनार्क की पावर को कम करना, ठीक है। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, ऐसा नहीं कि सारे पावर एक पर्सन के पास में, उसको सेपरेट कर दिया गया और असाइन कर दिया डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पावर डिवाइड कर दी गई। लाइक लेजिस्लेचर क्या करेगा, कानून बनाएगा, जो आज के टाइम पे हम लोग फॉलो करते हैं। लेजिस्लेचर क्या होगा, कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव उस कानून का पालन करेगा, पालन करवाएगा लोगों से, और जुडिशरी जो है कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मसला हुआ, उसको वो लोग सॉल्व करेंगे। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और इसने क्या किया, फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। फिगर 7 जो है ये इस पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे जुडिशरी है जो कि जज है, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है जो कि इसके नीचे मिनिस्टर्स हैं, और किंग भी है, और लेजिस्लेचर जो है नेशनल असेंबली जो कि 745 मेंबर्स की है, ठीक है। अब ये अब हुआ होगा क्या कि ये देखो, ये है हमारे एक्टिव सिटीजन्स। कौन है एक्टिव सिटीजन्स, जो क्या करेंगे, वोट करेंगे टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को चुनने के लिए वोट करेंगे, ठीक है। अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियन है, जिसमें से सिर्फ 4 मिलियन को एक्टिव सिटीजन का दर्जा दिया गया, यानी कुछ पढ़े लिखे लोग, ठीक है, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, उनको ही दर्जा दिया गया कि वो वोट करेंगे। बाकी के जो पैसिव सिटीजन थे, लाइक अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25, उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया, उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वुमेन्स को तो खासकर कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। चिल्ड्रंस तो है ही, चलो भी बच्चे हैं, 25 से कम लोगों को भी नहीं दिया गया। अब ये क्या करेंगे, यहाँ देखो, अब ये करेंगे वोट, वोट करेंगे, ठीक है। और वोट कौन करेंगे, सिर्फ 50,000 लोग, यानी कि इन 4 मिलियन से भी इलेक्टर्स जो हैं वो 50,000 है। इलेक्टर्स कितने हैं, 50,000, ठीक है। इन्होंने वोट करा, यानी देखो, ये एक्टिव सिटीजन में 4 मिलियन है, 4 मिलियन ने वोट करा इन इलेक्टर्स को, जो इलेक्ट करेंगे, 50,000 को इलेक्ट करा, वोट दिया, और फिर ये 50,000 जो है फिर वोट करेंगे इन 745 मेंबर्स को चुनने के लिए, ठीक है। डबल बार ये लोग वोट कर रहे हैं, तो ये भी 745 मेंबर्स चुन जाएंगे। ये लोग किसको कंट्रोल करेंगे, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उनको ये लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और किंग को भी ये लोग कंट्रोल करेंगे। किंग के पास एक पावर होगी वीटो की, कोई भी डिसीजन पास करना होगा तो किंग का वीटो लगेगा। लाइक अगर कोई भी कानून पास करना है तो किंग का वीटो लगेगा, ठीक है, ठीक है। किंग का वीटो लगा, और इस तरीके से ही सिस्टम चलेगा। और बात रही जुडिशरी की, तो जुडिशरी में भी वोटिंग होगी, और ये 4 मिलियन लोग जज को चुनेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा सिस्टम हम समझ चुके हैं। तो ये क्या था, ये पॉलिटिकल सिस्टम था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 में, इसमें जो पावर थी लॉ बनाने की, वो नेशनल असेंबली के पास थी, जिसमें अब जो मेंबर्स थे वो थे 745, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी फ्रॉम द सिटीजन्स हु वोटेड अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। तो इलेक्टर्स जो है वोट करेंगे नेशनल असेंबली को, बट उन इलेक्टर्स को किसने वोट करा, कुछ लोगों ने, एक्टिव सिटीजन्स ने, who in turn choose a national assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. अभी भी सबके पास राइट टू वोट नहीं था। ओनली मैन अब 25 ईयर्स, जो 25 साल से ज्यादा की एज के मर्द हैं, जो टैक्सेस देते हैं, और एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, उनको ही वोट करने का अधिकार था, ठीक है। द मीनिंग द रिमेनिंग मैन और वुमेन जो थे, उनको पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया। To qualify an elector and then a member of National Assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. यानी कि जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं वही मेंबर जो है नेशनल असेंबली का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइट में देखोगे, यहाँ पे लिखा है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रिंटेड बाय द आर्टिस्ट ले बार्बियर इन 1790। द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट द फ्रांस, द फिगर ऑफ द लेफ्ट सिंबलाइजेस द लॉ, ठीक है। तो ये फ्रांस की इमेज है और ये लॉ की इमेज है, ठीक है। तो ये एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट जो है लिखा गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कह सकते हो कि राइट्स लिखे गए कि लोगों के क्या राइट्स हैं, जो लोग हैं उनके क्या सा राइट्स हैं। जैसे आज के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स हुआ होते हैं, उसी टाइम पे वहां पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लिए गए। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड थे, ये इंस्पायर्ड थे यूएसए से, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द यूएस, ठीक है।
यूएस, वहां पे भी उन्होंने फंडामेंटल राइट दिए थे, तो उसी तरीके से उसी बेसिस पे इन्होंने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बिगेन हुआ विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, यानी शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन जब पेज खोलोगे, पन्ना पलटोगे, तो वहां पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन लिखा गया, सिटीजंस, राइट्स ऑफ सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सभी को इस्टेब्लिश किया गया एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। ये नेचुरल है और इनएलिएनेबल, कोई इनसे इसको छीन नहीं सकता। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट टेकन अवे। इट वाज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस नेचुरल राइट। ठीक है, ये ड्यूटी है स्टेट की कि ये सारे राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में कौन कौन से राइट्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो पहला राइट है कि men and are born and remain free and equal in rights, यानी जो लोग बॉर्न हो रहे हैं वो उनको सबको राइट्स मिलेंगे और वो फ्री हैं, फ्रीडम है उनके पास। और सेकंड है कि द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ये सभी जो है राइट्स मिलेंगे। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, यानी जो पावर है पूरे कंट्री की वो किसके ऊपर है, नेशन के ऊपर है। नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, और कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसे ग्रुप के पास वो पावर नहीं होगी जो लोगों से ना आए, लेकिन लोगों ने जिसको चुना है पावर उसी के पास रहेगी। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू वट एवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर, यानी लिबर्टी का मतलब ये है कि हम वो काम करें जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। The law has the right to forbid only actions that injurious to the society, और लॉ उन्हीं एक्शंस को रोकेगा, उन्हीं एक्शंस के ऊपर कड़े कदम उठाएगा जो सोसाइटी के लिए गलत है। तो इसी तरीके से कुछ और हैं, ठीक है, हम याद तो इसको कर नहीं सकते, बस हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है राइट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन की इमेज है जिनका नाम है जीन पॉल मेरिट। ये कमेंट करते हैं अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है, द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज बीन गिवन टू रिच, द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑपरेस विल नेवर बी इम्प्रूव्ड बाय पीसफुल मीन्स अलोन। Here we have absolute proof of how wealth influences the law. Yet laws will last only as long as the people agree to obey them. And when they have managed to cast off at the yoke of aristocracies, they will do the same with other owners of the wealth also. तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी देखा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें पावर किसके पास थी इलेक्ट करने की, वोट देने की और नेशनल असेंबली का पार्ट बनने की, जो वेल्दियर हैं, जो ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं। तो यहाँ पे अगेन जो पुअर की आवाज है वो नहीं सुनी गई। तो वो कुछ इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स थे जो काफी ज्यादा फेमस हुए थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड ये सिंबल्स कुछ चीजें दर्शाते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो ब्रोकन चेन है, लाइक अभी तक हथकड़ी बंधी हुई थी, अब वो हथकड़ी तोड़ दी गई है। द ब्रोकन चेन्स, ये चेन्स यूज करते हैं टू फेटर स्लेव्स, यानी जो अभी तक बंधुआ मजदूर थे, स्लेव्स थे, उनको आजाद कर दो। द ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। सेकंड है ये द मडल ऑफ रॉड्स और फेसिस, यानी कि एक लकड़ी, एक पेन को आप एक लकड़ी को आराम से तोड़ सकते हो, बट अगर ये गुच्छा बन जाए, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। बंडल में क्या है, स्ट्रेंथ आ जाती है, पावर आ जाती है। थर्ड ये है कि आंख हमेशा खुली रखो, द आई विद द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, यानी नॉलेज जो है अल्टीमेट रियलिटी है, और वो दो कह सकते हैं हमेशा वो देख रही है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। एक स्केप्टर है जो सिंबल है रॉयल पावर का, ये रॉयल पावर को दर्शा रहा है। ये जो स्नेक है अपनी पूंछ को खुद ही खा रहा है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, एक रिंग बना के अपनी पूंछ खा रहा है। तो ये सिंबल है एटर्निटी का, यानी साइकिल जो है कंटिन्यूसली चलती रहती है। अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज है रेड रेड फिर्जियन कैप का, जो कैप जो है स्लेव ओन करते हैं जब वो फ्री हो जाते हैं। मान लो आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, तो उसमें जो डॉबी होता है वो कहता है कि मुझे फ्री होना है तो मुझे कोई कपड़ा गिफ्ट कर दे, मेरा ओनर अगर मेरे को कोई नया कपड़ा गिफ्ट कर दे तो मैं फ्री हो जाऊंगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो कि रेड फिर्जियन कैप जो है अगर एक स्लेव पहन लेता है तो केप ऑन विद स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, जो वो फ्री हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड, ये ब्लू है, ये व्हाइट है और ये रेड है। ये क्या दर्शा रहा है, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो डिफरेंट डिफरेंट नेशनल कलर्स है, लाइक हमारे तिरंगा में सैफरन है, ग्रीन है, व्हाइट है, उसी तरीके से फ्रांस के कलर्स है। फिर ये विंग्ड वुमन है जिसके पीछे पंख हैं,
ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ यानी कानून की देवी है। और ये लॉ टैबलेट है जहां पे 17 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स लिखे हैं जो कि दर्शा रहे हैं कि सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो हो रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी यहाँ पे जो हेड था वो मोनार्क था। ऑल उसके पास पावर नहीं थी, पावर नेशनल असेंबली के पास थी, बट उसके पास वीटो की पावर थी। लेकिन अब क्या हुआ, फ्रांस ने एबॉलिश कर दी मोनार्की और अब एक वो रिपब्लिक बन गया। यानी अभी तक जो मोनार्क था वो बाय बर्थ, उसकी जो भी जनरेशन आएगी वो मोनार्क हमेशा रहेगी। लाइक ये राजा था लुई, उसका कोई बेटा होगा वो भी राजा ही बनेगा। बट अब फ्रांस ने क्या किया, ये मोनार्की वाले सिस्टम को ही हटा दिया, उन्होंने रिपब्लिक बना दिया। यानी अब जिसको भी हेड बनना है उसको लोग ही चुनेंगे। ठीक है, उसको लोग ही चुनेंगे। लाइक हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, उनको चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है, तो उसी तरीके से इनको भी चुना जाएगा। तो क्या हुआ देखते हैं।